नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बजट चर्चा पर संसद में आज किसानों का मुद्दा उठा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने इसका जिक्र किया और जिक्र ही नहीं, किसानों की फिक्र भी उन्होंने की। साथ ही किसानों का कर्ज माफ़ न करने का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक के बाद एक इंजन खराब हो गए, इसलिए 4 इंजन लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। पहला इंजन किसान और कृषि, और आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं। विकसित भारत का सपना सरकार दिखा रही है। इस सरकार के पास किसानों की आय दोगुनी करने का रोड मैप नहीं है। हजारों किसान संकट में हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं मिल सकी है। स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। तमाम बड़ी बातें भी अखिलेश यादव ने कही और उन्होंने ये बात कही कि खास तौर पर जो कृषि को लेकर रिसर्च है उसकी बात तो की गई है बजट में, लेकिन उसके लिए बजट क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। ये भी गोलमोल हुआ है। 100 जिलों में पीएम धन धान्य योजना की बात की गई है, वो भी उसका भी कहीं कोई बात नहीं हुई है। उसके लिए भी कोई बजट अलॉट नहीं किया गया है। दलहन तिलहन का जो इंपोर्ट हो रहा है उससे हमारे जो किसान हैं उनको अपने दलहन तिलहन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की बहुत सारी बातें किसानों को लेकर कही। फसल बीमा योजना को अखिलेश यादव ने एक तरीके से फ्रॉड बताया। तो बहुत सारे मुद्दे किसानों के उन्होंने उठाए और कहा कि किसान और सरकार अगर ये मिलकर काम करेंगे तो लोगों की भूख मिट जाएगी। और सबसे बड़ा एक और अहम मुद्दा उठाया कि किस तरीके से आवारा पशु किसान का जीना हराम किए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि भाजपा को जिताइए, हमारे पास एक रोड मैप है, आपको जानवरों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो रोड मैप कहाँ है? अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में ये पूछा कि प्रधानमंत्री जी वो अब तक रोड मैप क्यों नहीं लेकर आए। तो बहुत सारी चीज़ों का मुद्दा उठाया। फसलों को बचाने के लिए उन्होंने कहा, आलू किसानों की बात की, मखाना बोर्ड को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि भाई मखाना बोर्ड का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जीएसटी मीठा और नमकीन मखाने पर लगा देती हैं वित्त मंत्री जी। तो एक तरीके से अगर अखिलेश यादव के भाषण का विश्लेषण किया जाए तो उसमें किसानों को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। इसके अलावा दवाई, कमाई, महंगाई, सिंचाई, बेरोजगारी, युवाओं के सामने संकट और शहरी विकास और खनन को लेकर भी बातें की गई। ये कहा जा रहा है कि जो कृषि के जो उत्पाद हैं उसका असली लाभ बड़े घरानों को मिल रहा है, व्यापारियों को मिल रहा है। किसान जो है वो एक तरीके से संकट में आ गया है। तो मंथन में आज यही हम बात करेंगे कि किसानों पर सरकार क्या कटघरे में है, क्या विपक्ष उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। किसानों के साथ अखिलेश यादव ने एमएसएमई सेक्टर के भी मुद्दे उठाए और बहुत अलग तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा। शेयर का जो बाज़ार है उसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो गरीब आदमी है, आम आदमी, गरीब आदमी माने लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति जो किसी तरीके से अपना जीवन चलाता है, शेयर घोटाले जैसी बातें उन्होंने की कि ये घोटाला है, घपला है, मार्केट को कृत्रिम रूप से संचालित किया जाता है, जिससे ये दिक्कतें आ रही हैं। और अब अगर इस तरह की चीज़ों में ध्यान नहीं दिया गया तो आम आदमी की मेहनत की कमाई भी एक तरीके से उन लोगों के हाथों में जा रही है जो शेयरों का खेल करते हैं
और इस तरीके की बातें करते हैं। वो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सेबी अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा रही। ये इससे इतर मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि उनके आज बजट को लेकर जो उनका जवाब था, बजट के विरोध में वो खड़े हुए थे लोकसभा में, और उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। तो इस मसले को लेकर हम आज मंथन में आए। चूँकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हमारे लिए किसी के बयान, हिंदू मुस्लिम, इस तरह के तमाम मुद्दों से बड़ा मुद्दा है आम आदमी, किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, बहुत सारी मुद्दे हमारे लिए हैं। इसलिए आज हमने किसानों के मुद्दे को आपके सामने रखा है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कौन सी प्रमुख बातें कही, वो सुन लीजिए। हर इंजन की सरकार है। जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। और फिर एमएसपी की कानूनी गारंटी, सभापति महोदय, हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वो गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्या यही हमारा विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है? जो किसान की आय दोगुनी का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके कही हुई बातों को अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो फसलें दलहन तिलहन बढ़ावा देने के लिए जो मिशन की घोषणा की गई थी, वो क्या मिशन अभी पूरा हुआ है? क्योंकि अभी तक हम लोग तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। दलहन तिलहन के बारे में पहले बजट से कहा जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, आज भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और उसका परिणाम यह है कि हम अपने किसानों को जो लाभ देना चाहते हैं वो नहीं लाभ दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 100 पिछड़े जिलों के लिए घोषित हुई है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। फल और सब्जी का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में योजना बनाई जाएगी। यही 4 इंजन की बजट है कि फल और सब्जी के लिए बाद में बजट बनाया जाएगा, बाद में बजट घोषित होगी, पॉलिसी क्या होगी वो बाद में तय होगा। कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। शायद इस बजट में अध्यक्ष महोदय वो नहीं दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र में कार्यबल करीब 46% है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 18% है। किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि अभी हमारा किसान गरीब है। फसल बीमा योजना, मुझे याद है फसल बीमा योजना को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब क्लेम करने की बात आती है तो जो आंकड़े बताते हैं वो अभी भी 3% से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। किसान के कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या विकसित भारत की यही तस्वीर होगी कि लाखों लाख किसान हमारा आत्महत्या कर ले? अब तो सुना है कि वो आंकड़े भी आना बंद हो गए हैं। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बनाना है। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका जवाब तो मिलना भी चाहिए और काम भी होना चाहिए। फसल बीमा योजना की स्थिति बेहद दयनीय है। 3% क्लेम ही सेटलमेंट हुए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई बजट एलोकेशन नहीं है।
दलहन तिलहन मिशन का क्या हुआ वो सवाल पूछ रहे हैं, और फल और सब्जी जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी और किसानों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, उसके विकास के लिए जो योजनाएं बननी हैं वो अभी उसमें कहा गया है कि इसको बाद में तय कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। तो जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है सरकार को किसानों के मुद्दे पर, तो कुछ तथ्य सामने रखकर खड़ा कर रहा है, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे। एक्सपर्ट के तौर पर विनोद आनंद प्रधानमंत्री की हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं और कृषि और सहकारिता क्षेत्र में इस देश का बहुत बड़ा नाम है। विनोद जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद हरेश हयात साहब। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी को डबल बधाई। दिल्ली का दंगल जीतने के बाद शर्मा जी कुछ खिले खिले नज़र आ रहे हैं, बल्कि बहुत खिले खिले नज़र आ रहे हैं। और हम सब ने तय किया, सारे पैनलिस्ट ने तय किया है, विनोद आनंद को बाद में सूचना दी जाएगी कि किस दिन शर्मा जी पार्टी हम लोगों को दिल्ली में देंगे, क्योंकि अब मामला काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। और शर्मा जी लगातार ये कह भी रहे थे हमारी डिबेट में कि हम ही जीतेंगे, और शर्मा जी ही जीते। तो इनका कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था, लेकिन आज विषय किसानों का है। बहुत बधाई शर्मा जी, और आपकी पार्टी को, आपकी नई सरकार जो बनने जा रही वो जनता के लिए काम करे, ऐसी प्रार्थना है प्रभु से। आज संसद में किसानों को लेकर बहुत सारी बातें हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कुछ सवाल उठाए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। एमएसपी को लेकर सवाल है, दलहन तिलहन बोर्ड को लेकर सवाल है, किसानों की आय को लेकर सवाल है, फल सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा गया है बाद में योजनाएं दी जाएंगी। किसान ओवरऑल जो आज बजट थ्रस्ट था, मतलब जो एक उनका जोड़ था विपक्ष का, वो किसान था। शर्मा जी, किसानों के लिए बहुत सारी बातें इस बजट में नहीं हैं, जो हैं वो तो आप बताएंगे कि ये है ये है ये है, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें जो वाजिब हैं, मोटे मोटे तौर पर दलहन तिलहन की बात हो रही है, और फल और सब्जी उत्पादन की बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट अवयव है हमारे जीवन का, वो उसके लिए भी योजना आगे बनाई जाएगी। कार्यबल 46%, जीडीपी 18%, और फसल बीमा योजना का जो सेटलमेंट है वो भी बहुत दयनीय है, 3% है। शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं पुनः सभी दर्शकों को, सभी सिंपैथाइजर को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार दिल्ली में चुनी, और अच्छे नेतृत्व में बहुत अच्छा काम जो दिल्ली के लिए होना चाहिए वो दिल्ली में किया जाएगा। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा, आपने किसानों की बात की। देखिए, किसानों के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जितना काम 10 साल में किया है, और अभी उन्होंने जो प्रपोज किया है वो पहले कभी नहीं हुआ। और जो किसानों की समस्या है वो इंक्रीमेंटेड समस्या है। पहले बेसिक समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, मूलभूत से ऊपर निकाला है। अब एस्पिरेशनल समस्या है कि भाई किसान भी जो शहर हैं, शहर के जो प्रोफेशनल हैं, जिनको व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता है, उनकी तरह उनकी आय में भी वृद्धि हो, और उसमें कुछ लॉजिक भी है, होनी चाहिए, क्योंकि किसानों की जो परसेंटेज हमारे देश में आज भी बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी किसानी पे बहुत सारे लोग आज हमारे देश में निर्भर करते हैं। तो मैं बताऊं, इस बजट में किसानों को एम्पावर करने के लिए जो दलहन की बात हो रही है, तिलहन की बात हो रही है, सब्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि ऐसे 120 डिस्ट्रिक्ट जहाँ की जमीन की जो उपजाऊपन है वो कम है, तो वहाँ स्पेशल सपोर्ट दी जाएगा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, ताकि वहाँ की जो भूमि है उसको फर्टिलाइज किया जा सके और डिवर्सिफिकेशन किया जा सके। डिवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ गेहूं पैदा नहीं करना, चावल पैदा नहीं करना, दालें भी पैदा करना है, सब्जियां भी पैदा करना है, मोटा अनाज भी पैदा करना है, जिसकी कंजम्पशन देश में काफी मात्रा में है, या फिर हमें जो इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को फोकस करके ही ये बजट में स्पेशली हमारे आदरणीय जो FM है, उन्होंने इस चीज को प्रपोज किया है। दूसरा, किसानों को ऋण देने के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाया, 3 लाख से 5 लाख किया है। किसानों को डायरेक्ट मदद देने के लिए 18 केस जा चुके हैं, तो 18 दूनी 36, मोटा 3,60,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को पैसा डिस्बर्स हो चुका है। पीछे आप हिस्ट्री भी देखोगे कि पीछे किसानों का लोन माफ या जो कर्ज माफ जैसी योजनाएं निकाली गई, उससे कम 5 से 6 गुना ज्यादा पैसा तो ऑलरेडी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दे चुके हैं, और ये सबको दे रहे हैं।
और जब सबको दे रहे हैं, साथ के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। उसमें जो गुड पेयर है, मतलब जो अपने जो लोन है उसको सही समय पे रिटर्न करते हैं, तो उनको फर्दर सब्सिडी दी जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना के बराबर आ जाता है। और हम ये नहीं कह रहे कि जो अच्छी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सजेशंस विपक्ष के द्वारा आ रहे हैं कि हम उस पर काम नहीं करेंगे। हमारी सरकार लगातार उस फीडबैक को लिखती है, एक्सेप्ट करती है, और उसके अकॉर्डिंग भविष्य में जितनी भी योजना है उसमें करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश करती है और उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसान को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे, और किसान में हम सिर्फ उन्हीं किसानों को नहीं ले रहे जो भूमि वाले किसान हैं। हमारी सरकार ने किसान की डेफिनेशन को बड़ा किया है, क्योंकि गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो रिलेटेड काम है वो करते हैं, तो उनको भी किसान के दायरे में लाया गया है। उनको भी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो भी अपने काम धंधे कर सकें। साथ के साथ गाँव के आसपास जो एमएसएमई सेक्टर है उसको फल फूलने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको वहां स्थापित करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों के पास से उनको इनपुट मिल सके, उनको इजीली लेबर मिल सके। किसानों जो गांव में लोग रहते हैं जिनको काम चाहिए उनको काम मिल सके। तो एमएसएमई सेक्टर को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में ना रहे, सिर्फ शहरों में ना रहे, बल्कि गाँव में, और जो गाँव के पास जो कस्बे हैं वहां भी वो स्थापित हों, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ सके और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में भी उनकी जो जरूरत है, जो उनका सहयोग है वो और बढ़ाया जा सके। तो जो अखिलेश जी ने जो चीजें बोली, कुछ तो क्योंकि वो विपक्ष में इसलिए उनको बोलना है, कुछ उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बोली, कुछ उन्होंने पॉलिटिकल रीजन से बोली क्योंकि वो हार रहे हैं, तो ये दिखाना चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि वो भी लंबे समय तक सत्ता में रहे, उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से इन चीजों को देखेंगे, बजट को देखेंगे, तो इस बजट में बहुत कुछ प्रपोज किया गया है, बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया जाएगा। और जो मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दी गई है वो भी किसानों के बच्चे, मैं भी खुद किसान का बच्चा हूँ, हम भी गाँव से आते हैं, बरसाना मथुरा से आते हैं। तो ज्यादातर जो 12 लाख तक की लिमिट वाले लोग हैं मिडिल क्लास, वो गाँव और छोटे टाउन से ही आते हैं, जो दिल्ली में आकर रहते हैं या और शहरों में आकर रहते हैं, नौकरी पेशे वाले हैं। तो उनको जब टैक्स में छूट दी गई है तो सीधी ये किसान परिवारों को भी मजबूत करेगी। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें शर्मा जी ने कही कि जिनको छूट दी गई वो भी किसान परिवार के हैं, दिल्ली में कमा रहे हैं या कहीं और कमा रहे हैं, तो अल्टीमेटली लाभ किसान परिवार को ही जा रहा है। ये भी एक सोचने का तरीका है और अच्छा है, सोचकर अच्छा लगता है। विनोद आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जैन समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता गौरव जैन, आपका भी बहुत स्वागत। और किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी चलायमान हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया स्थिर हो जाएं, क्योंकि स्क्रीन जरा मूवमेंट करती है तो फिर दिक्कत होती है। विनोद आनंद, आपके पास आ रहा हूँ। वही पुराना सवाल, ऐसा कोई अवसर जाता नहीं है जब एमएसपी और किसानों की आत्महत्या का विषय उठता ना हो, और हर बार आपका जवाब वही रहता है। होना भी चाहिए क्योंकि जो है वही बताएंगे आप, लेकिन इस बार विपक्ष ने कुछ मुद्दे अलग से उठाए और आज अखिलेश यादव के भाषण का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि 60-65% हिस्सा जो भाषण का था वो किसानों को समर्पित था। और उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि भाई फल और सब्जी और हार्टिकल्चर पर विनोद जी आपका ही बहुत जोर रहता है। मैंने आपके साथ कई कॉन्फ्रेंसेज में हिस्सा लिया है, तो हॉर्टिकल्चर पे बहुत जोर रहता है आपका, और आप ही कहते हैं कि भाई गेहूँ दान ये उपजाने से अब किसान की आय बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन इस बजट में फल सब्जी उत्पादन के लिए ही डब्बा गोल है, इसमें बताया नहीं गया क्या करेंगे, बाद में योजना बनाई जाएगी। तो ये कौन सा बजट है विनोद जी? सबसे पहले दुर्गेश जी, आपके माध्यम से मैं हमारे गुरु जी हैं शिव कुमार शर्मा कक्का जी, हालांकि उनका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जो उनका आपने नाम लिया वो किसान आंदोलन के सबसे पवित्र व्यक्ति हैं और हम लोगों के अग्रज हैं। उनको आपके माध्यम से मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात का प्रारंभ करता हूं। जी देखिए, दरअसल क्या है कि ये जो महीना है वो बड़ा अच्छा है और महीना में मंथन चल रहा है। इस मंथन में ये रसाकसी नहीं हो रही है। रसाकसी में दो तरफ में से एक ही लोग जीतते हैं जी, लेकिन जो ये मंथन हो रहा है, मंथन में दोनों तरफ जीत होती है। ये बड़ा एक विशेष प्रक्रिया है।
जी और एक राजनीतिक मंथन है। बहुत अच्छी बात है कि 25 सालों के एक बड़े राजनीतिक जीवन में अब किसानों की उनको याद आ रही है, अब क्लाइमेट चेंज की उनको याद आ रही है। खुद वातावरण शास्त्र के विद्यार्थी रहे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए और 25 साल की उम्र में वो सांसद बने थे। अगर 20-25 साल पहले उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाती तो आज उत्तर प्रदेश का बड़ा भला होता, प्रदेश बहुत आगे जाता है, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने 2-3 गलत तथ्य बताए हैं, उसको पहले मैं करेक्ट कर दूं। 100 पिछड़े जिलों को के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई स्कीम नहीं बनाई है। वो 100 पिछड़े जिले नहीं है, वैसे जिले हैं जहां उत्पादन कम होता है, वहां की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम होती है, वहां पे प्रोडक्शन कम होता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो जिला गरीब है, जैसे कि मान के चले मैं आपको उदाहरण दूं तो झुंझुनू जिला ले लें आप या रेवाड़ी ले लें, तो ये इन जिलों में कृषि बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होती है, खास करके नारनौल में और खेती झुंझुनू में खास करके, जी परंतु वो जिले अमीर हैं। तो चूंकि प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा एक सतत प्रयास है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और हम 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन 100 जिलों की परिकल्पना की गई है। तो ये तो मैं पहले करेक्ट कर दूं। जी दूसरा ये है कि अभी शायद इनको अर्थव्यवस्था की ज्यादा जानकारी नहीं हुई, फिर 5 सत्र इनका हुआ संसद में और बड़े लंबे समय तक के मुख्यमंत्री भी रहे, परंतु मुझे लगता है प्रशासन का इनको ज्यादा अनुभव अभी तक नहीं हुआ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के क्या संबंध होते हैं और कौन क्या किसकी जिम्मेवारी है। तीसरी बात कि कौन से किसान नेता कहाँ आंदोलन कर रहे हैं और कहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं, इनका आंकड़ा में समाजवादी पार्टी के जितने भी उनके माध्यम से जो उन्होंने संसद की पटल पर रखा है, अगर मैं सांसद का सदस्य होता, जो कि मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री की हाई पावर कमेटी का सदस्य हूं, मैं उनसे मांगना चाहता हूं। चौथी बात, मैं आपके माध्यम से सारे जनता को और जो हमारे किसान बंधु सुन रहे हैं उनको ये बताता हूं, जो सबसे बड़ी समस्या वो क्रेडिट की समस्या है। हमारे शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने हम लोगों को सिखाया कि खुशहाली के 2 आयाम, कर्ज मुक्ति और पूरा दाम। कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्ति। तो कर्ज मुक्ति का नाम तो वो ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने करीब 5-7 वर्षों से इस बात को बड़े प्रभावी तरीके से रखा है, परंतु कर्ज से कैसे मुक्त हो उसके बारे में उनको सब्सिडी देने से कोई कर्ज की मुक्ति नहीं होती है। उनको कर्ज से मुक्ति तब मिलेगी जब ऐसी नीतियां बनाई जाए जैसे 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट उपलब्ध करवाया गया। KYC पीडीएस के लिए अगले वर्ष तक 100% होगा। ये कुछ ऐसे दूरगामी स्टेप्स हैं दुर्गेश जी। एक भारतीय होने के नाते मुझे अभी तक शर्म आती है कि अभी तक क्यों नहीं किया गया था। कोविड के बाद से वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया और अभी तक किसानों को जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता था वो आप जानते होंगे कि वो उसकी लिमिट कैसे सेट की जाती थी कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से। तो ये नया कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, सहकार से समृद्धि का समय है और ऐसी आमूल चूल परिवर्तन करने की व्यवस्था इस बजट में रखी गई है। माननीय अखिलेश जी पूर्वी उत्तर प्रदेश से परिचित होंगे, वो गोरखपुर के उन क्षेत्रों से परिचित होंगे जहां ताल चौर मन डूबता है और डूब करके वहां के किसान माइग्रेट होते हैं, वहां के किसान शहरों की तरफ भागते हैं अपने 2 जून रोजी रोटी की तलाश में। लखनऊ में उन्हीं के आवास के आसपास रिक्शा चलाते हुए नजर आते होंगे। उनके लिए मखाना बोर्ड बना है, उनको जरा पहले मैं बता दूं। और मखाना बोर्ड जो बना है उसमें आपको मैं ये भी आपको बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि आज तक आप गूगल कर लें और अपनी टीम से करवा लें और सब हमारे सारे साथी गूगल करके मुझे ये बता दें कि मखाना का कौन सा किसान वेबसाइट पे उपलब्ध है, ये कौन सा ऐसा सिस्टम बना हुआ था, यानी कि जो मखाना का उत्पादक है उसकी कभी परवाह नहीं की गई। और दुर्गेश जी, इसकी जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है आपके कानपुर में होती है, तो बिहार में पैदा होता है और वो कानपुर में आता है। तो ये जो पूरी मुख्य मूल्य श्रृंखला मखाना की बनी हुई थी, आज तक किसी का ध्यान नहीं लिया। 5वीं बात, वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट जहां से मैं आता हूं, मैं बिहार से आता हूं, और कोसी नदी के ऊपर जो त्राहिमाम पिछले वर्षों से देखा जा रहा है, जो 60% बिहार डूबता है और वो बाढ़ में डूब जाता है, फिर उन्हीं 60% उन जगहों पे सूखा भी आता है। 8 महीने तक तो हमारा किसान वहां के रहने वाले कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो रिक्शा चलाते हैं, वो लखनऊ में आते हैं, वो दिल्ली में आते हैं, वो नोएडा में आते हैं और अपना किसी प्रकार से जीविकोपार्जन करते हैं। तो इस पे बड़ा लंबा एक इन्वेस्टमेंट किया गया है, पिछले बजट में भी था। जुलाई के जून के महीने में मैं आपसे जुड़ा था, उस समय मैं एडिस अबाबा में था, फाइनेंस यूएन का कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और उस समय भी ये बात बड़ी प्रमुखता से कही थी और फिर से उसका पुनरावृत्ति की गई है। 7वीं बात, प्रधानमंत्री जी
तो नहीं, लेकिन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल वाजपेयी जी ने शुरू किया था, और वो पलट के देख लें, जो जो बजट पे अनाउंसमेंट होता है उसका ब्यौरा भी है उनके पास, उस पे लिस्टेड है, सारे वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कौन से लाइन पे क्या एक्शन लिया गया और किसने एक्शन लिया और कितना एक्शन लिया। वो अगर आपके माध्यम से नहीं होगा तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। वो 258 पेज की लगभग वो एक पुस्तिका है जो इंटरनेट से डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं हमारे जी। सांसद सदस्य। तो उनको पढ़ के वो देख लें कि कौन कौन सी सूचना दी गई थी जुलाई जून महीने में और किसका क्रियान्वयन नहीं किया गया। और आखिरी बात, जिसके बाद फिर और सभी अतिथियों को मैं आपके माध्यम से सुनूंगा, वो है कि क्या गलती हो गई थी अगर किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठा लिया था। तो आप देख लीजिए पिछले 8-9 वर्षों में जब से दलवई कमेटी बनी और उसके बाद से भी सारी जितने भी स्कीमें हैं उससे फिर एक ही चीज पूछी गई कि इसका किसान के जो हाशिए पे जो किसान है उसके आमदनी में क्या बढ़ोतरी होगी। सिर्फ वचनम किम दरिद्रम वाली बात नहीं है कि हम उसको ये मिनी किट दे देते हैं, वो एक्स्ट्रा किट दे देते हैं, ये मेला करवा देते हैं, उनको यहाँ ले जाते हैं। सिर्फ ये बात नहीं कही गई, बल्कि उनकी आय कितनी कैसे दुगनी हो इस बारे में कही गई। और आंकड़े तो बोल ही रहे हैं, ये आप दिल्ली का चुनाव भी आपने देख लिया और आगे का भी चुनाव देखेंगे। अगर किसानों की आय दुगनी नहीं होती तो कौन से भारत के कहां पे जो लोग हैं जो उनको वोट करते। ठीक है। लगातार 4 चुनाव जीते हैं, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी समस्या है। फिर भी अगर माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रकार की कोई समस्या है तो मैं इसका स्पेशलिस्ट कहा जाता हूं, आपने भी कहा है, मुझे बुला लें और मैं सिलसिलेवार तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से उनके एक एक समस्या का, उनके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप लगातार बने रहिए। और कुल मिलाकर बड़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा है और एक्सपर्ट चूँकि हमारे साथ में हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो ये चर्चा एक अच्छे मोड़ पर जा रही है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें जो किसानों की समस्याएं हैं उन पर हम अलग अलग एंगल से आपको सुनवाएंगे। किसानों पर कटघरे में सरकार के विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बहुत सारी बातें आज विपक्ष के नेता मतलब विपक्षी खेमे के नेता अखिलेश यादव ने आज कही लोकसभा में बजट का विरोध करते हुए और कहा कि किसानों के लिए बजट में है कुछ नहीं। लेकिन अभी ब्रेक से पहले चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपर्ट हैं, विनोद आनंद एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं, बाकी लगातार प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल लोग जुड़े हैं। सीधे रुख करेंगे किसान नेता शिव कुमार शर्मा की तरफ। शिव कुमार शर्मा जी, अभी आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाकर एक तरीके से किसानों के मुद्दे को एक बार फिर सामने रखा है। अभी ब्रेक से पहले विनोद आनंद जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा ने कहा कि नहीं, इससे बेहतर तो कभी कुछ हुआ ही नहीं किसानों के लिए, और प्रधानमंत्री ने क्या कोई गुनाह कर दिया है क्या किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह के। लगातार वो काम कर ही रहे हैं, तो बार बार ये इसको शुद्ध भाषा में ये कहते हैं कि बार बार क्यों तंज कस रहे हैं आप। भाई ठीक है, अब काम करिए, आप भी, आपको मौका मिले आप भी काम करिए। शिव कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिव कुमार शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। शर्मा जी बोलिए, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो। शर्मा जी ऑडिबल नहीं है, मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ मैं यही सवाल टास्क करता हूं। गौरव जैन, बहुत सारे काम हो भी रहे हैं, सब कुछ ऐसा नहीं कि किसानों के लिए कुछ काम कर ही नहीं रही है सरकार। और विनोद आनंद ने कहा भी कि बहुत सारे तथ्य गलत रखे हैं आपके नेता ने, उन्होंने संशोधित भी किया है। देखिए, मैं विनोद आनंद जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो शंभू बॉर्डर पे जाके जो किसानों की दिक्कतें हैं, शंभू बॉर्डर पे जाके किसानों को जरूर संतुष्ट करके आए, उन्हें जरूर समझा के आए कि किस तरह की दिक्कतें
वो लोग मांग उठा रहे हैं, और जबकि सरकार ने सब कुछ कर दिया, तो फिर वो लोग धरने पे बैठ के, और इतना संघर्ष और इतना आंदोलन इतने महीने चल रहा है, इतनी बड़ी भूख हड़ताल चली है, किसान नेता की जान जाते जाते उसमें बची। तो विनोद आनंद जी को वहां जाना चाहिए और सारी बातें समझानी चाहिए। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि आज अगर कोई विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम जनमानस की बात करता है, तो सबसे पहला हमला उसी नेता पर किया जाने लगता है, सरकार की तरफ कोई सवाल नहीं करना चाहता। अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया है, तो विनोद आनंद जी का पूरा हमला अखिलेश यादव जी की तरफ था। सरकार की तरफ ना वो एक सवाल कर पाए, ना एक भी बिंदु पर जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सवाल वहां पे रखे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन सवालों की तरफ कोई जवाब दे पाए। एक खाना पूर्ति सी करते सरकार के दर दर उनकी बातें सारी घूमती नजर आई। बहरहाल उन्होंने जो सवाल उठाए उनके सवाल का भी जवाब दूंगा। आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान दुर्घटना बीमा समाजवादी की सरकार ने देने का काम किया। कई सौ करोड़ रुपए का बजट उस किसान दुर्घटना बीमा के अंदर दिया गया और किसानों को उसके अंदर सहायता की गई। 50 रुपए के गन्ना मिल की गन्ने का जो रेट था, उसमें 50 रुपए सब्सिडी के तौर पे किसान को देने का काम समाजवादी की सरकार ने डायरेक्ट किया। किसान मंडी बनाने का काम समाजवादी की सरकार ने किया, जिसको भाजपा की सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। 2016-17 का जो बजट वर्ष था, उसको किसान वर्ष समाजवादी सरकार ने घोषित किया, और मैं उसकी कुछ चीजें बता देता हूं आपको उसमें क्या क्या। एक ही साल की बता देता हूं, 5 साल के अंदर बहुत सारी है जो मैं बता दूंगा, पूरी डिबेट का समय उसमें निकल जाएगा। सबसे पहले किसान के बकाया भुगतान के लिए 1336 करोड़ रुपए का इंतजाम 16 से 17 के बजट में समाजवादी की सरकार ने किया। किसान दुर्घटना की मद में एक साल का बता रहा हूं 240 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया गया। सूखा प्रभावित जो इलाके थे, उसमें किसानों को राज्य आपदा कोष की माध्यम से कई सौ करोड़ रुपए की मदद की गई। किसानों के लिए समय पर बीज मिले, खाद मिले, खेती के उपकरण खरीद सके, उसके लिए 93,212 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई। किसानों को उन तमाम माध्यमों से सहायता मिली, और इस तरह की तमाम योजनाएं समाजवादियों की सरकार में आती रही। अब मैं नहीं जानता विनोद आनंद जी को क्यों नहीं इसकी जानकारी हो पाई, और कहां विनोद आनंद जी उस समय व्यस्त रहे। तो अब आता हूं मैं सरकार की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का वोट मांगा, किसानों का वोट लिया, और यह वादा करके लिया कि हम किसानों की आय दुगनी कर दें। मैं उन जुमलों पे नहीं जाना चाहता, 2 करोड़ नौकरियों वालों पे, रोजगार वालों पे, व्यापारियों वालों पे, बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, नौजवानों की बात आ जाएगी, पर्चा लीक की बात आ जाएगी। लेकिन चूंकि डिबेट आज आपकी किसानों को लेकर है, मैं किसान पे ही बात करूंगा। 3 काले कानून सरकार लाई, क्यों किसानों को नहीं समझा पाई? 1.5 साल किसान आंदोलन में बैठे रहे, 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्यों विनोद आनंद जी नहीं समझा पाए? क्यों खेमचंद जी नहीं समझा पाए? क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं समझा पाई? माफी मांग के उन तीनों बिलों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो काले कानून थे, तानाशाही किसानों के साथ। ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन था कि देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, ये बड़प्पन था? इसको आप मुद्दा क्यों बनाते हैं? ये तो उनके सहृदयता थे कि उन्होंने किसानों से हाथ जोड़ा और कहा क्षमा कर दो मुझसे, आप मुझे समझ नहीं पाए। विनम्रता को भी अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो अच्छी बात नहीं मुझे लगता। बाकी तो आप विपक्ष हैं, कहिए। उन्होंने किसानों से जो माफी मांगी, मैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उस समय का। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आंदोलन शुरू हुआ और कई बार किसानों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिला, मैं आता हूं विनोद जी और खेमचंद जी आपके पास आऊंगा, फिर आप उसके बाद बात रखिएगा। जब बार बार प्रतिनिधि मंडल मिल रहा था, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी गई? 1.5 से 1.5 साल तक वो आंदोलन खिंचा, और 800 से ज्यादा किसानों की वहां मौत हो गई। 2 शब्द श्रद्धांजलि के पूर्व भारतीय जनता पार्टी और सरकार नहीं कह सकी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पक्ष रखते हुए। और आज शंभू बॉर्डर पे कई महीनों से लगातार किसान आंदोलन में बैठा है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग समझा पाते हैं? क्यों खेमचंद शर्मा जी और विनोद आनंद जी जाकर उन्हें नहीं समझा पा रहे? क्यों उनका आंदोलन समाप्त नहीं करा पा रहे? एमएसपी का वादा करके आपने आंदोलन समाप्त करा दिया, और आज जब किसान आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है कि आपने वादा किया था एमएसपी का, और आप एमएसपी नहीं दे पा रहे, सवाल करना चाहता है किसान। वो देश के नागरिक है, उनका अधिकार है अपनी सरकार से सवाल करना, अपनी सरकार से बात करना, अपनी सरकार के सामने मांग रखना। आज जब वो एमएसपी मांग रहा है, तो उनको लाठियां मिल रही है, आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं, मुकदमे मिल रहे हैं। क्यों सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात नहीं करना चाहते? सही बात यह है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल ठीक बात आज संसद में कही, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान बर्बाद हो चुका है। किसान की यूरिया के नाम पर उसको लूटा जा रहा है, बीज नहीं मिल रहा किसान। किसान की खेती की जितनी लागत है, उतना उस पेमेंट किसान को नहीं मिल रहा, उतना रेट किसान को नहीं। ठीक है गौरव जैन, मैं लौटूंगा, अभी आपके पास आ रहा हूं। गौरव जैन प्लीज। विनोद आनंद एक छोटा सा रिएक्शन, खेमचंद शर्मा छोटा सा रिएक्शन। ठीक है गौरव जैन, आपकी बात आ गई। अब मैं आऊंगा, दूसरे चक्र में आता हूं आपके पास। गौरव जैन रुक जाइए भाई। गौरव जैन
रुक क्या मैं बोल सकता हूँ? रुक जाइए विनोद जी, बहुत संक्षिप्त में एक रिएक्शन खेमचंद शर्मा, उसके बाद फिर मैं हयात उमर के पास जाऊंगा। जल्दी से विनोद जी और खेमचंद। जरूर। देखिए क्या है कि गौरव जी का जो गुस्सा है वो जायज है। मैं उनके गुस्से की बहुत उनको प्रणाम करता हूँ जो अपनी बात वो कह रहे हैं, परंतु मैं गुस्से में उनको नहीं हूँ, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, मैं गुस्से में नहीं हूँ भाई साहब, डोंट वरी। अरे भाई साहब हमारी बात सुन लें, आदरणीय आप सुन लें हमारी बात, तो पहले सुन लें। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा था, आप अपनी बात रखिए, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे गुस्सा देखिए नहीं। दरअसल ऐसा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 3 बिल वापस ले रहे थे, जो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाएगी और उस विशेषज्ञों की कमेटी में इस बात को देश को पहले समझाया जाएगा कि वो समझाने की प्रक्रिया है कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, किस प्रकार से फसल विविधीकरण होना चाहिए और किस प्रकार से जो एमएसपी का मुद्दा है वो ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव। परंतु जो कई वैसे राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो बख्तरबंद गाड़ियों में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं कई राजनीतिक कारणों से, जिनको कई लोग किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, खास करके उसमें कुछ शुगर लॉबी वाले भी लोग हैं जिसमें मिठास थोड़ी ज्यादा है, उनको इथेनॉल बायो इथेनॉल की जो बायो एनर्जी निकल रही है और उस बायो एनर्जी से जो पैसा मिल रहा है किसानों को 1,09,000 करोड़ रुपए, और जिस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ रही है, थोड़ी सी उनको उससे समस्या है और वो समस्या जायज है। अब दिल्ली का चुनाव हार गए हैं तो ये सारे किसान अभी उठ जाएंगे, चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि अभी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए इनकी किसानों की बात पूरी सुनी जा रही है, तभी ठीक है पूरा देश का विनोद जी, किसान कंप्लीट करिए जल्दी से प्लीज। हमारे प्लेट में हमको खाना खाने के लिए मिल ठीक रहा है। है, मिल रही है, स्ट्रॉबेरी भी मिल रही है, फल भी मिल रहा है खाने के लिए। ठीक है विनोद जी, ठीक संसद है के हमारी कैंटीन ठीक में है भी खाना मिल रहा है, ठीक है अखिलेश जी को भी खाना मिल रहा है और गौरव जी को भी खाना मिल रहा ठीक है। है ठीक तो ये है रोना बंद करें कि किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई किसान नहीं, कुछ एक राष्ट्र विरोधी जो लोग जुड़े हुए हैं कहीं कहीं से, वो लोग ठीक है। बॉर्डर पे बैठे हुए हैं मुझे अपने लगता है राजनीतिक खेमचंद की कारणों बात भी से, आप ही ने कह और दी। बार-बार उनका मुद्दा उठाया जा रहा है गलत ठीक है विनोद जी, ओके ओके विनोद जी, थैंक यू विनोद जी, ओके। खेमचंद बस 20 सेकंड, बाकी तो सारी बातें कही दी उन्होंने, अब मुझे लगता है कुछ कहने का आवश्यकता है नहीं। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं खुद किसान का बेटा हूं, मेरे को याद है इनके राज्य में 1.5 साल तक गन्ना किसानों का पैसा नहीं मिलता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज भैया 4-4 साल से नहीं हुआ, आज भी 4-4 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। गौरव जी सुन हाँ, लो, है। पहले सुन लो, पूरा सुना है आपको। यहाँ वो मत करो कि भाई आप भी बोलोगे अब दूसरे झूठ बोलोगे और उसे सुन लिया जाए, झूठ भी बोल दोगे। नहीं सुनो भाई, झूठ भी है तो सुनो ना, उसका जवाब देना। आपको अपने परिवार से बाहर निकल के, एक पर्टिकुलर वर्ग से बाहर निकल के अब आपको किसानों की चिंता होने लगी, ये देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसानों के लिए काम किया जा रहा है, अगर आपका कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि जो बजट में किसानों के लिए चीजें रखी गई हैं उनको पढ़ लें, समझ लें, फिर भी अगर आपको कोई सजेशन है तो सरकार उसको जरूर मानेगी। धन्यवाद। और हमें देख के अच्छा लगा कि अब आप यादव परिवार, जो एक ही परिवार के एमपी एमएलए और सब कुछ बनाते हो, उससे बाहर निकल के भी सोचने लगे हो, क्योंकि आपकी जो हार हुई है उपचुनाव में। ठीक है शर्मा जी, गौरव जैन 20 सेकंड गौरव जैन। देखिए आपके चैनल पे आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई, हालांकि बीजेपी के लोगों के लिए और विनोद आनंद जी जैसे साथियों के लिए ये तो रोज की बात हो जाती है। देश के किसान को राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कह दिया गया। विनोद, बहुत शर्म की बात है और मैं बहुत निंदा करना हमने तो नहीं कहा। गौरव जी, हमने कभी किसान को नहीं, हम किसान को अंदाजा कहते हैं, हम किसान को अंदाजा कहते हैं, हमने तो राष्ट्र विरोधी नहीं कहा और ना ही हम राष्ट्र विरोधी कहेंगे। आपका नाम ही नहीं लिया मैंने। अरे रुको तो, खेमचंद शर्मा वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो उनका आरोप विनोद आनंद की तरफ है। विनोद आनंद ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर बैठे लोग उसमें कुछ राष्ट्र विरोधी भी हैं, सारों को नहीं कहा लेकिन कुछ को कह रहे हैं वो। मैं बता देता हूँ जी, मैं बहुत से बीजेपी के नेताओं के वीडियो भी आपको दिखा सकता हूं जिसमें उन किसानों को देशद्रोही कहते नजर आए। 2019 वाले आंदोलन के 50 से ज्यादा वीडियो में दिखा दूंगा जिसमें वो किसानों को लगातार देशद्रोही कह रहे हैं। आज विनोद आनंद ने आपके चैनल से शंभू बॉर्डर पे, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग सुनना नहीं जानते। शर्मा जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए भाई, शर्मा जी बोलने दीजिए आप, मतलब ठीक है बोलने दीजिए। हाँ सर मेरी सुन लीजिए, विनोद आनंद जी जैसे लोग जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही इस तरह के शब्दों से नवाज देते हैं, ऐसे लोग ही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो देश के अंदर किसान
जो देश को पालने का काम करता है, रोटी देना काम करता है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग देना काम करता है, उस किसान को आपके चैनल पर विनोद नादन जैसे लोग देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहते थे। पहले तो मैं इस बात की बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ। और जब इतना ज्ञान है विनोद नादन जी को, खेमचंद जी इतना सारा काम सरकार कर रही है, कि शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? ठीक है, ओके, अब आ गया, ठीक है गौरव जैन, ठीक है। अब जरा चर्चा को आगे निकलने दीजिए, बढ़ाने दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत निंदनीय बात है। हमारे देश के किसान को देशद्रोही कहना, ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए जो देश के किसान को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहने की हिमाकत करते हैं। ठीक है भाई विनोद आनंद जी, ये अच्छी बात नहीं, आपने किसानों को राष्ट्रद्रोही कह दिया, नहीं ये ठीक बात नहीं है, नहीं कहना चाहिए भाई। किसान है, और आप पता नहीं किस आधार पे आपने ऐसी बातें कही। हयात उमर की तरफ मैं अब इस चर्चा को ले जाता हूँ, अभी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा बढ़ के। हयात उमर, अखिलेश यादव ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, उन्होंने कहा कि इस जो बजट में कहीं दिख नहीं रहा है कि ये किसान, सब चीज़ें जैसे फल और सब्जी जैसे महत्वपूर्ण विषय को कहा गया बाद में देखेंगे। इसी तरीके से दलहन तिलहन जो मिशन था उसका क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई इसका बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। किसानों की आय के बारे में उन्होंने कहा है, फसल बीमा का जो सेटलमेंट है वो 3% है। इस तरह के बहुत सारे मसाइलात उठाए उन्होंने। हयात, अब विनोद आनंद जी और खेमचंद शर्मा जी के हिसाब से तो उन्होंने बजट पढ़ा नहीं, अखिलेश जी ने, इसलिए उन्होंने इस बजट में किसानों के लिए क्या दिया गया है उनको जानकारी नहीं। लेकिन नहीं लगता खेमचंद शर्मा जी, विनोद आनंद जी से तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन खेमचंद शर्मा जी मुझे लगता है कि शायद पूरा बजट पढ़ चुके होंगे, और वो मेरी बात खत्म होने के बाद बता देंगे कि इस बजट में कृषि के लिए, ना तो अभी बैठ के गूगल कर लें, ना तो अभी बैठ के गूगल कर सकते हैं, इस बजट में कृषि के लिए कितना अलोकेशन दिया गया है और वो पिछले बजट से कितना ज्यादा या कम है, और जिन योजनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है उस पर कितना बजट अलोकेट हुआ है। हमको भी जानकारी चाहिए, ये बात है। हम तो ढूंढते ढूंढते थक गए, हमें मिली नहीं। अब खेमचंद शर्मा जी शायद अलग से कुछ लेके आए हो सकता है वो जानकारी दे दे। खैर, इस बात को तो अखिलेश जी की बात का तो मैं डिफेंड करूं, उनके लिए गौरव जैन जी बैठे हुए हैं, मेरा काम नहीं है ना, मैं सपा का प्रवक्ता। फिलहाल हम बात विनोद आनंद जी से शुरू करेंगे कि वचनम किम दरिद्रम बोलने में क्या जाता है। किसानों की आय दोगुनी कर दी गई, और आरटीआई में भी और सदन में माननीय कृषि मंत्री स्वयं कह चुके हैं कि किसानों की आय अभी दोगुनी नहीं हुई। बट वचनम किम दरिद्रम, C2+50 किसानों को दे दिया गया है विनोद आनंद जी के हिसाब से। किसानों की आय दोगुनी, स्वामीनाथन आयोग ने यही बताया था, C2+50। तो C2+50 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से दे दिया गया है, तो इसलिए किसानों की आय दुगनी हो गई है। खैर, हम भी मान लेते हो गई दुगनी। अब मैं कुछ छोटे छोटे आंकड़े हैं, 2-4, ज्यादा नहीं है, बस थोड़े छोटे हैं। एक तो पूछा था कितने किसानों ने आत्महत्या की, अखिलेश जी बताएं। पता नहीं अखिलेश जी बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, हमें नहीं पता है। हमारे पास एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। और पहली बात मैं यहाँ पे बता दूं पहले कि भाई साहब, सब लोग भूल जाते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार आए 11 साल हो चुके हैं, और प्रदेश में भाजपा की 8 सालों से सरकार है। तो प्लीज 2014 के पहले क्या हुआ अब उसको छोड़ दीजिए, बताइए 2014 के बाद क्या किया। तो मेरे पास एक एनसीआरबी का ये आंकड़ा है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। 2014 से 2022 के बीच में किसानों ने कुल, ये 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये मेरा आ गया, 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। 14 से 22 के बीच का आंकड़ा है। और इसी 14 से 22 के बीच का, बल्कि 24 के बीच का, यानी 10 सालों का एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, बहुत रोचक आंकड़ा है। अभी किसान जी कहते हैं कि किसानों को कर्ज माफी नहीं, कर्ज अदायगी की सोचना चाहिए। अभी कहते हैं किसानों को कर्ज माफी नहीं, माफी से नहीं भला होगा, कर्ज अदायगी से होगा भला। तो सरकार ने कारपोरेट ऋण, बड़े बड़े उद्योगपतियों का 13 लाख करोड़ पिछले 10 साल में कर्ज अदा कर दिया। माफी नहीं किया, उसे कहते हैं राइट ऑफ कर देना। राइट ऑफ कर दिया 13 लाख करोड़ रुपए।
तो जाहिर सी बात है कि किसान को भी यही सोचना चाहिए कि कैसे कर्ज अदायगी हो, क्योंकि देखिए उद्योगपतियों ने मेहनत की, सरकार ने उनका कर्ज अदा कर दिया। 13 लाख करोड़ रुपए छोटी फिगर है। किसान क्या मेहनत करे हयात उमर, किसान क्या मेहनत करे? वैसे उद्योगपति वाला कौन सा फार्मूला है जो वो भी करे तो कम से कम राइट ऑफ हो जाए? सुनिए, ये आंकड़ा भी आरबीआई का है। एक और आंकड़ा है एनएसएसओ का कि आज तारीख में सरकार किसानों पर ऋण कितना, किसानों पर मात्र 17 लाख करोड़ रुपए का ऋण है, जिसमें से सीमांत किसानों का जो आत्महत्या करते हैं या जिनकी जो फार्मर इन डिस्ट्रेस कहलाते हैं, उन पर सिर्फ 8.25 लाख करोड़ रुपए। इस 17 लाख में से केवल 8.25 लाख करोड़ रुपए वो है जो फार्मर इन डिस्ट्रेस कहलाते हैं। सीमांत किसान, छोटे किसान, खेतीहर मजदूर जो अपने ही खेत में काम मजदूरी की तरह भी आय नहीं कर पा रहे हैं। और इसका दूसरा ही आंकड़ा एनएसएसओ का ही है, नाबार्ड का एक आंकड़ा है कि 21-22 में प्रति किसान परिवार, समझिए किसान परिवार की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, प्रति किसान परिवार सभी स्रोतों से आय उसकी क्या है मासिक 13,661 रुपए, और इसमें से वो 11,710 रुपए उसका मासिक खर्च है। और समझिए पहले, और सरकार उसमें दे रही है 500 रुपए महीने का योगदान। फार्मर इन डिस्ट्रेस, ये है सरकार। देखिए समाधान जब शुरू होता है, जब हम समस्या को पहचानते, अभी आ रहे हैं, आते हैं आपके पास आते हैं शर्मा जी। हम समस्या को जब पहचानते हैं तो समाधान शुरू होता है। विनोद आनंद जी समस्या से इनकार करते हैं कि समस्या है ही नहीं। वो डल्लेवाल जी जो वक्त बैठे हुए हैं आज बॉर्डर पे, आज पिछले शायद मेरे ख्याल उनको ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो रहा है भूख हड़ताल कर रहे हुए। उनकी आज मैंने खबर पढ़ी है कि नसें सूज गई हैं, अब उनमें ग्लूकोज का सुई लगने के लिए अब जगह नहीं बची है। जो 2 महीने वो देशद्रोही हैं, डल्लेवाल जी देशद्रोही हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, विनोद आनंद जी सरकार में एक पद पर बैठे हुए वो देशद्रोही कह रहे तो देशद्रोही होंगे, हमें लगता है बिल्कुल होंगे। तो समस्या है ही नहीं, सरकार की प्रारंभिक समस्या है नहीं। जब कृषि कानून आए तो सरकार ने और पार्टी ने ये भरपूर 2 साल बताने की कोशिश की कि ये सब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, सोरोस से पैसा लिया हुआ है और देश विरोधी हैं, इसलिए वो सब कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से बैठे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर के मैं जवाब दूं? आ रहे हयात कंप्लीट करिए, हयात कंप्लीट करिए। 900 मौके होने के बाद विनम्रता से माफी मांग ली और कृषि कानून बोल चुके हैं। नहीं, वो तो बोल ही रहे हैं। अब आप भी बोल चुके हैं 2 बार, तो भी बोल रहे हैं। बोलिए, अब बोलिए, अब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर महेंद्र सिंह को लूंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। हयात जी सुनिए, प्रायोजित जो आंदोलनकारी थे वो हरियाणा इलेक्शन में एक्सपोज हो गए, पंजाब इलेक्शन में एक्सपोज हो गए। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ठीक है। अभी महेंद्र सिंह का नंबर नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आप कितने किसान आंदोलन थे वो जानते हैं, कब से किसानों को जानते हैं, आप कितने आंदोलन कितने संगठनों से जुड़े हैं, वापस क्यों लिए गए? ये तो मेरी आप अगर बोलते रहेंगे तो फिर तो ये सही डिबेट चलेगी नहीं। अभी कह रहे थे मखाना बोर्ड जी सुनने का, मखाना बोर्ड आप 5 मिनट नॉन स्टॉप बोले हो, ये पैसा बिहार के पैकेज में गया है मखाना बोर्ड का, यूपी आप अर्बन नेशनल वाला बिहेवियर करोगे तो फिर ये डिबेट तो नहीं चलेगी। आप अपना बोल लिया, उसके बाद फिर दूसरे को बोलेंगे तो आप बोलते रहेंगे। आपने डेटा मांगा ना, मैं डेटा दे मुझे बोलने नहीं देंगे। सुन लो भैया, सुन लो, हमने कभी किसी किसान को नहीं कहा। ठीक है, आपस में नहीं भाई, आपस में नहीं। ठीक है, जल्द खेमचंद शर्मा जल्दी से करें। महेंद्र सिंह 1 घंटा से सुन रहे हैं, महेंद्र सिंह हम लोगों को 1 घंटा से सुन रहे हैं, उनके पास जाना है, जल्दी से बोलिए। तरीके से सरकार को बदनाम करने की साजिश की है, वो सब लोगों ने पब्लिक डोमेन में है, हमने नहीं है कहना। जो किसान है उसकी समस्या को हम समझते हैं, हम गांव से आते हैं और आपसे ज्यादा किसानी शायद मैं भी जानता हूँ। किसान की आप कह रहे हैं समस्या को नहीं समझते, किसान की आय को नहीं समझते। हम एवेल्युएट करते हैं कि 2014 से पहले क्या कोई पीएम किसान जैसी योजना थी जो किसान को कोई सीधा पैसा देती हो? थी तो बताओ। क्या 2014 से पहले
किसान क्रेडिट कार्ड था, किसान को क्या महाजन के पास पैसा लेने नहीं जाना पड़ता था? क्या 1.25 गुने, 1.25 गुने पे उसको पैसा नहीं लेना पड़ता था? अगर लेना पड़ता था तो उसकी हालत आज सही हुई है या खराब हुई है? आप बताओ। क्या 2014 से पहले इतनी सड़कें गांव गांव तक बनी थी जो आज बनी हुई है? नहीं तो नहीं, उनको इजी अब ट्रांसपोर्ट ठीक है शर्मा जी, अब महेंद्र सिंह को चर्चा पे लेते हैं। महेंद्र सिंह ये भी है। जो ठीक है शर्मा जी, ओके बड़ी ओके, मार्केट। थैंक यू महेंद्र सिंह, करीब 45 मिनट की चर्चा आप सुन चुके हैं। मुझे लगता है 45, 46 और 47 मिनट, कुछ ही मिनट बचा है। शर्मा जी ओके, आ गया। अब महेंद्र सिंह बोलिए। महेंद्र सिंह, अभी एक पक्ष हयात उमर ने रखा, एक पक्ष विनोद आनंद का है, एक पक्ष शर्मा जी का है। किसान क्या इसी डिबेट में उलझ कर रह जाएगा? उसको कुछ नहीं मिलने वाला है इस देश में, या मिल चुका है उसको? सारे लोग गलत कह रहे हैं। दरअसल किसान गरीब है और इंटेलेक्चुअल कर नहीं सकता वो, और उसका प्रतिनिधित्व तो कुछ लोग करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, और वो उस धरातल को समझते नहीं है। किसान अगर बहुत अमीर हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका, संपन्न हो चुका है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्याएं सरकार हर समय पे एड्रेस करती है, ये भी मैं मानता हूँ। खेमचंद जी जो कह रहे हैं कि एड्रेस कर रहे हैं, आगे भी की जाएंगी, ठीक है। लेकिन समस्याएं भी हैं, उनको बहुत मुखरता से लेना भी चाहिए। जैसे कि सिंचाई की सुविधा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो मौसम की मार पड़ती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कीट पतंगों की मार पड़ती, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सॉइल का खराब हो गई, डिप्लीशन हुआ है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि जो उर्वरक का इस्तेमाल करके खराब हो गई है सॉइल, ऊपर की परत, वो बड़ी प्रॉब्लम है। वो सब एड्रेस करने की जरूरत है। क्रॉप खराब हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीमा जो है वो ठीक से मिल नहीं पाता है, उसमें तमाम कंडीशंस हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी उर्वरकता मतलब बहुत अच्छी हो, जिसकी पैदावार अच्छी हो, पैदावार की भी कमी। जो मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें सरकार फेल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सरकार फेल है, मैं बार बार कह रहा हूँ तमाम प्रयास करने के बावजूद नहीं मिली है अभी तक सफलता। जो किसानों को जागरूक करने की जरूरत है, क्रॉप रोटेशन की जरूरत है, तमाम और तरीके की चीजें वो नहीं पहुंच रही हैं जमीन तक। और यही वजह है कि 10 से 11 हजार किसान तमाम अलग अलग तरीके, वजहें, उनकी वजह से हर साल आत्महत्या करते हैं। ये बड़ी वजह है कि किसानों को कर्ज जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन उसके अलावा जो फसल बर्बाद हो जाती है और उसके बाद कोई सहायता नहीं मिलती है, वो उससे ज्यादा बड़ा कारण है। आप देखेंगे 13 से 14% किसान इस वजह से आत्महत्या कर लेते हैं कि उनकी क्रॉप बर्बाद हो गई है। जी। तो ये बहुत सारे वजहें हैं। जो सरकार में रहते हैं निश्चित तौर पर अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करेंगे, लेकिन एक बात ये जरूर है कि किसान अगर कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, खेती किसानी छोड़ के अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरा भरसक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो किसान है डिस्ट्रिक्ट में है, किसान प्रॉब्लम में है, और उसके बावजूद जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री के बाद ये कृषि सेक्टर ही है जो योगदान देता है जीडीपी को, रोजगार देता है। लेकिन वहां प्रॉब्लम है, वहां लेबर की क्राइसिस है, वहां पर जो स्टोरेज की आप देखेंगे अभी बर्बाद हो जाता है। करीब 10 से 15% हमारा जो तमाम वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, ये सब मिला के अगर देखा जाए तो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है। और ये स्टोरेज फैसिलिटीज सरकार ही प्रोवाइड कर सकती है, मार्केट्स नहीं है, दाम नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। विनोद आनंद जी कर रहे होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन और जरूरत है, और ज्यादा करने की जरूरत है। मतलब सरकार को किसानों तक जाने की जरूरत है। आप देखेंगे कि किसानों को, उनको सही, अभी जो स्कीमें भी चल रही होती है सरकार से, वो भी किसानों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं मानता हूँ किसानों को प्रायोरिटी में रखना चाहिए और उनकी हर बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक तो वो अन्नदाता है नंबर एक, दूसरा बहुत बड़ा रोजगार का साधन है देश के लिए। बहुत जरूरी है कि उसकी हर चीज को प्रायोरिटी, इंडस्ट्री से ज्यादा प्रायोरिटीज देनी चाहिए किसानों को, मेरा मानना ये है। थैंक यू। और तभी जाके कुछ हालात
सुधर सकते हैं, नहीं तो बहुत बदतर स्थिति है और मतलब पता नहीं कब सुधरेगी। धन्यवाद महेंद्र सिंह। हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार बहुत देर से जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, इतनी देर की डिबेट आपने भी सुन ली होगी, किसान खुशहाल है, समस्याएं बची कहाँ हैं? ऐसा जो लोग सरकार में हैं या जो सरकारी कमेटियों हैं वो कह रहे हैं, कुछ पत्रकार और विपक्ष इस बात को कह रहे हैं कि भाई अभी वो स्थितियां नहीं आई हैं। आप क्या मानते हैं? सर मैं कहता हूं कि किसान जो है हमारे देश का अन्नदाता है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और जब हमारे देश की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी, किसान को कहते हैं कि हाँ जी हमने बहुत सारे समझदार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको स्कीमें लाते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन उन तक पहुंचती कुछ नहीं है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, लेकिन जल्दी से कंप्लीट करिए, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं जल्दी से कर, लेकिन क्या है ये लोग क्या करते हैं, इसकी लागू करती हैं, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंचती। किसानों को मुआवजा, फसल खराब का मुआवजा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये कागजों पे सब दिखा देते हैं। तो इनको हमारे शर्मा जी जो थे, मैं उनसे कहता हूं कि एक बार इन एसी कमरों से बाहर निकलिए और फिर किसानों की समस्याओं को देखिए, क्योंकि मैं किसान नेता हूं, मैं गांव गांव भटकता हूं, मैं किसानों को देखता हूं कि किसानों की हालत कैसी दयनीय हालत है। तो मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है। अब मैं टीवी पे बैठ के, डिबेट पे बैठ के कुछ भी कहने लगूं, आप जाओ प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल में जब चीजें निकल के आएंगी, जब खुद को लगेगा कि आप किसान के बेटे हो, क्या आप ये समस्याएं आप नहीं कर रहे, आपका गांव नहीं कर रहा, आपके गांव का किसान नहीं कर रहा। और रही 500 रुपए महीने से किसान का पेट भरेगा? किसान के घर में किसान की फसल खराब हो गई, उसको क्या करेगा? किसान की रोजी रोटी अगर फसल से चलती है, वो कहां से खाएगा? बड़े सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच। अब बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं देता। शिव कुमार शर्मा धन्यवाद, खेमचंद शर्मा, महेंद्र सिंह, हयात उमर, विनोद आनंद, गौरव जैन और तमाम उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। किसान के लिए जितना कुछ कर दिया जाए वो कम है और इस पर डेडलॉक नहीं होना चाहिए कि साहब हमने कर दिया बस अब ये इनफ है, बहुत है, फला गलत बोल रहे हैं। नहीं, दिमाग को खोलकर चलना होगा। और ये जिम्मेदारी जो लोग सरकार में रहते हैं, आज भाजपा है, कल कोई और होगा, कल कोई और था, तो कुल मिलाकर सरकारों की ये जिम्मेदारी है। तमाम संगठन भी हैं, किसान संगठन भी, उनको भी काम करना चाहिए और काम हो रहा है तो उसको और तेजी से होना चाहिए। नमस्कार।